8 महीने वही टीम, वही कप्तान, वही हिंदुस्तान और एक और ट्रॉफी। एक बार फिर बिना कोई मैच हारे, एक बार फिर बिना बुमराह के, एक बार फिर रोहित के इंटेंट के साथ, एक बार फिर अय्यर के कंपोज्ड नेचर के साथ भारत ने अपनी तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। देर रात तक पूरा हिंदुस्तान जश्न के समंदर में डूब गया। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, सूरत हो या डिब्रूगढ़, देश के हर कोने में लोगों ने कुछ देर के लिए ही सही लेकिन अपनी सारी तकलीफों को भुलाते हुए इस विनिंग मोमेंट को सेलिब्रेट किया। ये जीत का जश्न भले ही T20 वर्ल्ड कप की तरह जोरदार न रहा हो, लेकिन 9 मार्च की तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। पूरा टूर्नामेंट ही सभी खिलाड़ियों के कुछ न कुछ योगदान की बदौलत आगे बढ़ता रहा, चाहे वो वरुण हो, विराट हो, रोहित हो, श्रेयस हो, अक्षर हो, कुलदीप हो या फिर शमी। पहले पाकिस्तान, उसके बाद न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हराकर भारत चैंपियंस का भी चैंपियंस बन गया है। पूरा मैच जोरदार रहा, खास करके दूसरी पारी ने सभी को नाखून चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। कम अंतराल में गिरे 3 विकेट्स ने मैच को एकदम से न्यूजीलैंड के पक्ष में मोड़ दिया था, लेकिन इस टूर्नामेंट में अंडररेटेड रहे श्रेयस अय्यर ने फिर से आकर के संकट मोचक वाला काम किया और भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। आइए देखते हैं कि कैसे इस मैच ने दोनों तरफ अपना बैलेंस बनाए रखा और आखिर में जट्टू के चौके के साथ पूरा मैच भारत की झोली में आ गिरा। तो लगातार 15 टॉस हारने के बाद रोहित शर्मा को सेमीफाइनल की तरह पहले गेंदबाजी करने का मौका हासिल हुआ, जिसको उन्होंने डिफेंड किया, क्योंकि भारत की ताकत चेज करनी रही है। पिछले 2 मैचों से मोहम्मद शमी की इकॉनमी भारत के लिए चिंता का सबब बनी हुई थी। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्विंग की तलाश के चक्कर में मोहम्मद शमी की फुल लेंथ की गेंद पर रचिन ने धावा बोल दिया, लेकिन आमतौर पर 15 ओवर्स के बाद आने वाले कुलदीप को पावर प्ले में ही गेंदबाजी देकर रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के ओपनर्स को हैरान कर दिया। और कुलदीप यादव का पिछले मैच का परफॉर्मेंस कितना शानदार नहीं था, तो इसका एडवांटेज भी न्यूजीलैंड के ओपनर्स नहीं उठा पाए और पहली पारी में यही वो मोड़ था जिसने भारत के लिए गेम खोल दिया। हालांकि उसके पहले विलियम यंग आउट जरूर हो गए थे, लेकिन कुलदीप यादव ने जैसे ही रविंद्र को गुगली पर क्लीन बोल्ड किया, उसके बाद से एक अंदेशा साफ हो गया था कि पिच पर भारतीय स्पिन चौकड़ी अपनी बिसात बिछाने वाली है। और इसी स्पिन चौकड़ी ने अगले 25 से 30 ओवर तक न्यूजीलैंड को रन नहीं बनाने दिए और इसी वजह से न्यूजीलैंड का स्कोर 69 पर 1 से 75 पर 2 चला गया, जब कुलदीप यादव ने एक फ्लाइटेड डिलीवरी पर केन विलियमसन को कॉटन वोल्ड कर दिया। न्यूजीलैंड ने 11 से 40 ओवरों के दौरान केवल 103 रन बनाए। इसकी वजह थी भारतीय स्पिन गेंदबाजी की स्किल्स। मैच आगे बढ़ता रहा, लेकिन इतना स्लो कि एक बार को ऐसा लगा कि भारत न्यूजीलैंड को 200 पर निपटा देगा, क्योंकि डरल मिचेल ने गेम चलाने के चक्कर में स्कोरिंग रेट बहुत स्लो कर दिया। इसके चक्कर में टॉम लैथम को अपना नेचुरल गेम छोड़कर आखिर में एग्रेसिव खेलना पड़ा और हुआ क्या? वही हुआ जो होता आया है। विकेट गिरते रहे लेकिन रन नहीं बने। जब 108 पर 4 हुआ तो यहाँ से अगले 14 ओवर में केवल 29 रन बने और इसकी वजह थी अक्षर और जडेजा की गेंदबाजी, क्योंकि मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड को रोकने के लिए ये जरूरी था कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जाए। शायद यही वजह है कि स्पिन को अच्छा खेलने वाले ग्लेन फिलिप्स बहुत ज्यादा स्लो खेलने के चक्कर में अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाए, जबकि 36वें ओवर में उनका कैच भी ड्रॉप हुआ था गिल के हाथों से, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ कमाल नहीं कर पाए और इसके 2 ओवर्स के बाद ही वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। जब 40 ओवर्स का खेल पूरा हुआ था तब न्यूजीलैंड का स्कोर 172 रनों पर 5 विकेट था, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए चिंता का विषय ये था कि आखिरी 10 ओवर में अभी तक जिस बल्लेबाज ने उनके लिए 100 से ज्यादा रनों का स्कोर खड़ा किया था वो आउट हो चुका था। हालांकि मिचेल टीके जरूर थे, लेकिन पर दबाव बहुत था। एक तो उनका खुद का स्कोर इतना स्लो चल रहा था और ऊपर से टीम 200 तक भी नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन माइकल ब्रसबल कुछ और ही सोच करके आए थे। उन्होंने रनों बॉल अपनी पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी मेहनत पर मिचेल पानी फेरते जा रहे थे, जिसकी वजह से टीम का प्रोजेक्ट स्कोर 230 और 235 के आसपास नजर आ रहा था। और इसी प्रोजेक्ट स्कोर को बढ़ाने के चक्कर में 46 ओवर में मिचेल 63 रन बना करके आउट हुए, लेकिन इसके लिए उनको 101 बॉल्स लग गई, जिसने किवीज को एकदम से बैक फुट पर ला करके खड़ा कर दिया। अब यहाँ से लग रहा था कि न्यूजीलैंड का स्कोर 235 के आसपास जाएगा, लेकिन आखिरी 5 ओवर्स में उन्होंने 50 रन जोड़ करके कुल 50 ओवर्स में 251 रन बनाए। ये स्कोर दोनों टीमों के लिए सेटिस्फाइंग नहीं था, क्योंकि भारत को यह लग रहा था कि उन्होंने न्यूजीलैंड को 25 रन ज्यादा दे दिए, जबकि न्यूजीलैंड को लग रहा था कि उन्होंने 25 रन कम बनाए। और ये बात सेंटिनल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कबूली भी थी। तो 252 रनों का पीछा करने उतरी भारत के लिए रोहित शर्मा ने फिर से अपना इंटेंट दिखाया और शुरू की 11 गेंद में ही उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का मारकर भारत का स्कोर केवल 2 ओवर में 22 रन पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने जो पारी खेली, इसकी वजह से भारत मैच से बाहर नहीं हुआ, क्योंकि मिडिल ओवर में भारत की भी हालत पतली हो गई थी। जब 11 से लेकर 30 ओवर तक भारत के केवल 62 रन बने थे। पिछले 4 सालों में रोहित शर्मा के नाम पावर प्ले में 70 छक्के। उसके बाद जो बल्लेबाज आते हैं वो डेविड वार्नर और गिल। भारत की नजर शुरू के 10 ओवर्स में रोहित शर्मा के स्कोर पर ही थी, क्योंकि इसी से मैच का नतीजा डिसाइड होना था। जैसा कि हमने अपनी लाइव वीडियो में कहा था कि अगर रोहित शर्मा 10 से 15 ओवर तक टिक जाते हैं तो स्कोर कैसा भी हो, भारत वो मैच
जीत ही जाएगा। रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को एक भी लम्हा संभलने का मौका नहीं दिया। गिल एक छोर पर एंकर कर रहे थे, इसके बावजूद रोहित शर्मा ने 41 बॉल्स पर अपना 50 पूरा किया। रोहित शर्मा की पारी देख करके ऐसा लग रहा था कि भारत के लिए जीत कितनी आसान है, क्योंकि भारत का रन रेट 6.50 के आसपास चल रहा था और रिक्वायर्ड रेट 4.5 से भी नीचे था। लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही रोहित शर्मा ने अपना गियर थोड़ा सा हल्का किया और सिंगल डबल के थ्रू अपना गेम आगे बढ़ाया। और यहाँ पर फिर से गिल के स्लो एटीट्यूड की बदौलत भारत का रन रेट धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और दबाव हटाने के चक्कर में गिल ने बेहतरीन स्ट्रोक जरूर खेला। लेकिन भाई जब सामने फिलिप्स होना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि शॉट कैसा है, और फिलिप्स ने जमीन से 5 फीट हवा में उड़ते हुए गिल का एक बेहतरीन कैच पकड़कर भारत को पहला झटका दिया। और उसके अगले ओवर में ब्रिस्बेन ने पहले गेंद पर विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू कर भारतीय फैंस की सांसें अटका दी। और यहाँ से रोहित शर्मा ने अपने 2020 से पहले वाली तकनीकी को दोबारा चालू किया और धीरे धीरे खेलना शुरू किया। इसलिए आखिरी 36 बॉल्स में उन्होंने 26 रन बनाए, क्योंकि दूसरी तरफ से विराट जैसा बल्लेबाज जल्दी आउट हो गया था और अय्यर भी स्पिन के सामने कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे थे। दुबई की पिच पर स्पिन अपना जादू दिखाने लग गई थी। शायद इसी वजह से आखिरी के 8 ओवरों में भारत ने केवल 19 रन बनाए थे और इस दबाव को कम करने के चक्कर में रोहित शर्मा स्टंप आउट हो गए। यही वो मौका था जिसने मैच को एकदम से न्यूजीलैंड के पक्ष में मोड़ दिया था। हालांकि भारत की बल्लेबाजी में गहराई थी। अय्यर, अक्षर पटेल, राहुल, हार्दिक और जडेजा की बल्लेबाजी बाकी थी, लेकिन रिक्वायर्ड रेट बढ़ने पर विकेट गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। अय्यर और अक्षर पटेल ने धीरे धीरे ही सही लेकिन पारी को आगे बढ़ाया। फिर भी भारत कभी गेम से बाहर नहीं हुआ। इसकी बड़ी वजह थी रोहित शर्मा की पावर प्ले वाली बैटिंग। लेकिन ओवर नंबर 28 से लेकर ओवर नंबर 36 तक भारतीय टीम पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी थी। ब्रिस्बेन, सेंटनर और रचिन ने पिच से मिल रही स्पिन का पूरा फायदा उठाया और इन 9 ओवर्स में 44 रन बने। और जब 40 ओवर्स का खेल खत्म हुआ तो जहां न्यूजीलैंड 172 पर 5 था, तो वहीं भारत 191 पर 4, क्योंकि श्रेयस अय्यर स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से चौका निकालने के चक्कर में कैच आउट हो गए। यानी आखिरी के 10 ओवर सबसे महत्वपूर्ण होने वाले थे, क्योंकि भारत को 61 रन बनाने थे और यहाँ से प्रेशर एब्जॉर्ब करके गेम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लोकेश राहुल और अक्षर पटेल की थी। 48 ओवर में सेंटनर को 6 मारकर लोकेश राहुल ने रिक्वायर्ड रेट को 6 से कम कर दिया। लेकिन इससे पहले कि मैच का फैसला भारत के पक्ष में पूरी तरीके से जाता, इसके अगले ओवर में अक्षर पटेल आउट हो जाते हैं और केवल 1 रन इस ओवर में बनता है, जबकि इसके अगले 2 ओवर्स में केवल 9 रन बनते हैं। भारतीय टीम को 6 ओवर में 39 रन की जरूरत थी। यहाँ पर उम्मीदें एक ही खिलाड़ी की ओर टिकी हुई थी, जिस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत की सबसे मजबूत कड़ी रहा था। उसका नाम था हार्दिक पांड्या। जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल में 2 छक्के लगाकर भारत को मैच में वापस कराया था, उनसे यही उम्मीद थी कि हार्दिक इस बार भी किसी को निराश नहीं करेंगे। और 46वें ओवर में सचिन रविंद्र को छक्का मारकर उन्होंने रिक्वायर्ड रेट की ऐसी तैसी कर दी और उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए लोकेश राहुल ने भी अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। और हार्दिक के आउट होने के बाद जडेजा के साथ मिलकर नर्व्स को कंट्रोल किया और भारत को जीत की दहलीज पर ले गए, जिसका विनिंग शॉट जडेजा ने लगाया। तो भारत ने 12 सालों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की और पिछले 8 महीने के इंटरवल में ये दूसरी आईसीसी ट्रॉफी भारत ने जीती। इसी के साथ ये मैच, ये टूर्नामेंट बहुत सी चीजों के लिए याद रखा जाएगा। सबसे पहले तो भारत ने अपना डोमिनेशन शुरुआती मैच से फाइनल तक बनाए रखा और यहाँ पर न्यूजीलैंड की भी तारीफ बनती है, जिन्होंने भारत को आसानी से फाइनल नहीं जीतने दिया। इसके अलावा अपनी प्राइम फास्ट बॉलर्स के बिना खेल रही ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में 264 रन बनवाने के लिए भारत को 47 ओवर तक थका दिया। तारीफ पाकिस्तान की भी बनती है, जो इस टूर्नामेंट में केवल 4 दिन की मेहमान थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टूर्नामेंट को होस्ट किया, जिस तरीके से उनके फैंस ने बाकी टीमों के मैच में जाकर के उनकी हौसला अफजाई की, वो वाकई काबिले तारीफ है। अब भारत के पास अगला असाइनमेंट जून में है, लेकिन उससे पहले शुरू होने वाला है क्रिकेट का महाकुंभ, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, जिसके लिए हमने भी कमर कस ली है। और आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले हैं धमाकेदार वीडियोस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।